हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड जिलेवार सीरीज। और उत्तराखंड जिलेवार सीरीज से संबंधित आज हमारा यह दूसरा लेक्चर है। और यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज है देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल। देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल, यदि प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहला था मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मसूर का जो पौधा ना वो बहुत ज्यादा संख्या में होता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मसूर के पौधे के नाम पर ही मसूरी पड़ा। क्या पड़ा? मसूरी पड़ा। और मसूरी को गंगोत्री का यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यदि आप लोग यमुनोत्री या गंगोत्री जाना चाह रहे हैं तो आप लोग मसूरी होते जाओगे, यानी कि मसूरी से ही आपको यमुनोत्री और गंगोत्री का क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा। इसलिए प्रवेश द्वार बोला जाता है। यानी कि आप एंटर जो करोगे गंगोत्री और यमुनोत्री में तो मसूरी से करोगे। कहाँ से करोगे? मसूरी से। और मसूरी का जो दृश्य है ना बहुत ज्यादा मनमोहक है। यदि आप घूमने के लिए कभी मसूरी जाओगे तो बहुत अच्छा फील होगा। और रात को आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना आसमान की जो तारे हैं वो धरती पर टिमटिमा रहे हैं। क्योंकि जब आप ऊंचाई पर चल जाओगे, नीचे शहर की ओर देखोगे तो जो लाइटें होंगी ना वो ऐसे टिमटिमाती दिखाई देगी जैसा आसमान के सितारे आपको धरती पर दिखाई दे रहे हो। और मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं। मसूरी को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी, क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी घूमने के लिए आते हैं। कौन? जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी घूमने के लिए आते हैं। और वह सबसे पहला सर्वेक्षण विभाग, जो वर्तमान में आज सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पिक रखा गया। इन्हीं के नाम पर एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पिक रखा गया। और जो जॉर्ज एवरेस्ट था, इन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने का श्रेय जाता है। नापने का क्या जाता है? श्रेय। पूछने जाएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई को नापने का श्रेय किसे जाता है? तो एवरेस्ट को जाता है, जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी नापी है। मसूरी क्राइस्ट चर्च, मसूरी क्राइस्ट चर्च पूरे हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला चर्च है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा चर्च है तो मसूरी क्राइस्ट चर्च है। यानी कि जो यहाँ पे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे उनके लिए एक चर्च स्थापित किया गया सबसे पहला। कब किया गया? 1836 ईस्वी। पहली बार चर्च की स्थापना करेगी 1836 में। और किसके द्वारा की गई? कैप्टन रेनी टेलर। किसके द्वारा की गई है? कैप्टन रेनी टेलर के द्वारा ये स्थापना की गई। और 1843 ईस्वी में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया। एक बार फिर से 1843 ईस्वी में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया। वह मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1843 में। नेक्स्ट हमारा मसूरी शहर के संस्थापक, ये पूछ लिया जाएगा मसूरी शहर के संस्थापक कौन हुआ? तो यह आयरिश अफसर कैप्टन को मसूरी शहर का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में सबसे पहले मसूरी छापाखाना, मसूरी में क्या लगवाया? छापाखाना। आप लोगों से पूछा जाएगा मसूरी में छापाखाना किसने लगवाया? तो किसने लगवाया? कैप्टन यंग ने। मसूरी में छापाखाना किसने लगवाया? 1842 ईस्वी में किसने लगवाया? आयरिश यंग ने लगवाया। और द हिल्स नामक, इन्होंने क्या चलाया? द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला। और लगभग ये द हिल्स नामक समाचार पत्र 8 वर्षों तक चलता। कितने वर्षों तक चलता है? मसूरी के एरिया में 8 वर्षों तक चलता। तो द हिल्स नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन यंग ने। ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी को नगर पालिका प्रस्ताव पास कर दिया। तो आप लोगों से पूछ लिया नगर पालिका कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? 1842 में मसूरी को नगर पालिका का जो प्रस्ताव हो क्या कर दिया था? पास कर दिया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। मसूरी में हरडी का भट्टा जलप्रपात स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हरडी जलप्रपात कहाँ स्थित है? या तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा देहरादून, तो आप देहरादून प्राप्त करोगे। देहरादून नहीं मिला तो क्या मिलेगा? मसूरी। तो ये आपके मसूरी। फिर आता है गनहिल। गनहिल पॉइंट, गनहिल पॉइंट में एक पर्यटक स्थल है, यानी कि एक पर्यटक स्थल है। यहाँ लोग बाग घूमने के लिए आते हैं, बहुत प्यारा। और गनहिल की जो चोटी है ना, ये मसूरी की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। मसूरी की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी गनहिल पॉइंट मसूरी में एक पर्यटक स्थल है। और यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेक्स्ट लाल टिब्बा।
लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। जो मसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो सबसे जो ऊंची चोटी है वह क्या है? लाल टिब्बा। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? लाल टिब्बा, जिसे डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कालसी। कालसी इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के इतिहास में जो कालसी है वो बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 1860 में जो फॉरेस्ट होते हैं वे क्या करते हैं? अशोककालीन शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोककालीन क्या प्राप्त होते हैं? शिलालेख प्राप्त होते हैं। और जो शिलालेख प्राप्त होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, उनकी भाषा होती है प्राकृत। कौन सी भाषा में पाए जाते हैं? प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। और जो लिपि होती है, आप लोगों से पूछ ली जाएगी लिपि, लिपि होती है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। जो कालसी है ये चक्राता तहसील में पड़ता है। और 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने अशोककालीन शिलालेख कालसी से, कालसी के देहरादून से प्राप्त हुए। और इनकी भाषा क्या है? प्राकृत है। और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। जो कालसी है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये टोंस व यमुना नदी के संगम पर क्या है? स्थित है। और कालसी से प्राप्त शिलालेख, जो कालसी से शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोककालीन, तो यहाँ के लोगों को, उनके अंदर यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ के लोगों के लिए। और इस क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र है, इसे क्या बोलेगा? अपरांत। नेक्स्ट आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आते हैं। एक बार फिर से, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। और इन्होंने कालसी को, जो कालसी है उसे सुधानगर का, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि ह्वेनसांग ने कालसी को किस नाम से पुकारा? तो क्या पुकारा? सुधानगर से पुकारा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लाखा मंडल। लाखा मंडल भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो लाखा मंडल वाला एरिया, यहाँ से लाखों मूर्तियां प्राप्त होती है। प्राचीन समय की यहाँ पे लाखों मूर्तियां क्या होती है? प्राप्त होती है। इसलिए इस क्षेत्र को लाखा मंडल कहा जाता है। और यह स्थल यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। तो यदि आपसे पूछ लिया लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर है? यही यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट आता लाखा मंडल शिलालेख। लाखा मंडल से जो शिलालेख प्राप्त हुए उसमें राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख मिलता है। एक बार फिर से, जो लाखा मंडल से शिलालेख प्राप्त हुए उसमें राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ। और जिसमें उसके पिता का नाम भास्कर वर्मन और पति का नाम जलंधर राजकुमार श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, लाखा मंडल अभिलेख में, जो लाखा मंडल से अभिलेख मिले हैं उसमें जो यदुवंशी राजा उनकी जो राजधानी है वह सिंहपुर बताई गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाएगा कि लाखा मंडल अभिलेख में जो यदुवंशी राजा उनकी राजधानी क्या बताई गई है? तो उनकी राजधानी क्या बताई गई? सिंहपुर बताई गई है। क्या बताई गई है? सिंहपुर। नेक्स्ट आता है हनोल। हनोल जो जौनसारी है ना, जौनसारी जनजाति है, हनोल के अंदर जौनसारी जाति का एक प्रमुख देवता है जिसका नाम है महासु देवता। ये महासु देवता की बहुत पूजा करते हैं, ठीक है, और उसे अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं। और हनोल के अंदर महासु देवता का बहुत बड़ा एक मंदिर है। इसलिए इसीलिए ये जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहलाता है। यदि पूछ लिया जाए जौनसार भाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है, तो हनोल है, क्योंकि हनोल में ही महासु देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। हनोल में महासु देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि हनोल की बात करें जाए तो हनोल टोंस नदी के तट पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हनोल किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोंस नदी। इसकी नदी के स्थित है, टोंस नदी के तल पर स्थित है। जो हनोल मंदिर है वो हुण शैली में बना हुआ है। हुण शैली। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हनोल मंदिर हुण शैली में निर्मित है। हुण शैली याद रखना अच्छी तरीके से यहाँ। फिर नेक्स्ट है चक्राता। यदि हम चक्राता की बात करें तो ये भाई पहाड़ों का क्या कहलाता है? राजा। जो मसूरी है वह पहाड़ों की क्या है? रानी है। और ये पहाड़ों का क्या है? राजा। तो एक राजा है, एक रानी है, और इनकी एक कहानी है जो आपको सुननी है। तो ध्यान रखना है, चक्राता पहाड़ों का क्या कहलाता है भाई? राजा कहलाता है। और इसकी स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। किसने की है इसकी स्थापना? कर्नल ह्यूम ने की है। चक्राता में टाइगर वाटरफॉल
टाइगर वाटरफॉल व किमनी वाटरफॉल स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए टाइगर वाटरफॉल कहाँ से स्थित है तो सबसे पहला रेफर करोगे देहरादून। यदि आपको देहरादून में ऑप्शन मिलता तो आपको चक्राता मिला, क्या मिलेगा? चक्राता। तो टाइगर वाटरफॉल और किमनी वाटरफॉल दोनों ही देहरादून में स्थित है या आपके चक्राता में स्थित है। चक्राता की सबसे ऊंची चोटी है चिलमारी नेक। चिलमरी नेक आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि चक्राता की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा चिलमरी नेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और देववन पिकनिक स्पॉट चक्राता में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? ऋषिकेश। इसे बोलते हैं योग नगरी, संतों की नगरी। ऋषिकेश के बहुत सारे उपनाम है। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। संतों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। और यदि ऋषिकेश की बात करते हैं तो ये गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा ऋषिकेश किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपको याद रखना गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और केदारखंड में ऋषिकेश को कुंभ जामर्क कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंभ जामर्क कहा गया है ऋषिकेश को। योग नगरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम पे भी जाना जाता है, इसलिए इसे योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यदि पूछा जाए योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट स्थित है। त्रिवेणी घाट की यदि बात करते तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, वाह सरस्वती का क्या हुआ? संगम हुआ। गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी घाट पर क्या हुआ? संगम हुआ। एक बार फिर से जो त्रिवेणी घाट है यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का क्या हुआ? संगम हुआ, इसलिए त्रिवेणी यानी कि तीन। ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा ऋषिकेश को नगर निगम कब घोषित किया गया था आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट गुच्चू पानी। यदि हम गुच्चू पानी की बात करते हैं तो देहरादून का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध स्थल है देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है और बहुत प्यारा। नेक्स्ट है घंटाघर 24 जुलाई 1948 को सरोजिनी नायडू ने इस घंटाघर का क्या किया? शिलान्यास। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि घंटाघर का शिलान्यास किसने करा तो किसने किया? सरोजिनी नायडू ने इसका शिलान्यास किया। कब किया? 1948 में किया। कब किया? 1948 में। और यदि पूछा जा कि इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया इसका कुंवर आनंद ने। तो याद रखना इसका निर्माण या निर्माता कौन है? कुंवर आनंद। और जब इसका निर्माण किया गया था तभी इसका नाम बलवीर टावर रखा गया था। क्या रखा गया था? बलवीर टावर के नाम से। एक बार फिर से जिसका निर्माता है घंटाघर का वो कौन है? कुंवर आनंद। और तब इसका निर्माण किया गया था तब इसका नाम बलवीर टावर रखा गया था। और 23 अक्टूबर 1953 में 23 अक्टूबर 1953 में इसका उद्घाटन, घंटाघर का जो उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने किया। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1948 में सरोजिनी नायडू क्या करती है? इसका शिलान्यास करती है। और इसका जो निर्माण किया जाता है, जो निर्माता है वो कौन है? कुंवर आनंद। और इसका नाम उस समय बलवीर टावर रखा जाता है। 23 अक्टूबर 1953 में इसका जो उद्घाटन होता है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया जाता है। क्योंकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। और 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता के समय जब ताशकंद समझौता होता है तो तब इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अचानक से इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देहरादून की प्रमुख मंदिर। नेक्स्ट क्या हमारा? देहरादून के प्रमुख मंदिर। यदि प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। देहरादून में क्या पड़ता है? टपकेश्वर महादेव
मंदिर। यहाँ पर क्या होता है, यदि आप जाओगे लगभग देहरादून से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब आप जाओगे ना एक छोटी सी जगह, जहाँ पर ना आप जब जाओगे टपकेश्वर मंदिर, एक छोटा सा ही मंदिर है और वहाँ पर ना बूंद बूंद कर पहाड़ियों से बूंद बूंद कर ना पानी टपकता रहता है, इसलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा महादेव, महादेव कौन है, शिव, भगवान शिव। तो ये शिव को समर्पित है, ये मंदिर किससे समर्पित है, शिव को समर्पित है। देखते हैं यह मंदिर गुफा में स्थित है, एक छोटी सी गुफा जहाँ पर जल बूंद बूंद करके क्या रहता है, टपकता रहता है। जल के टपकने के कारण ही इसका नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है। और टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को किस दिन, शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला लगता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये देहरादून में लगता है। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, देहरादून में। कब लगता है, शिवरात्रि वाले दिन। एक विशाल विशाल क्या होता है, भंडारा होता है। वाह भाई वाह, भंडारे की बात नहीं करो बिल्कुल भी, वरना जीभ में पानी आ जाए। फिर नेक्स्ट गुरु राम राय दरबार, गुरु राम राय दरबार, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सिखों के गुरु राम राय 1976 में देहरादून आए। एक बार फिर से सिखों के गुरु पंजाब से देहरादून आते हैं 1976 में, और देहरादून के धूमवाला क्षेत्र में आते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह गुरु राम राय को 3 गांव क्या दे देते हैं, दान में दे देते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा ऐसा गढ़वाल वंश का कौन सा ऐसा शासक है जिसने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे, तो कौन था वो, फतेहपति शाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून के धूमवाला में, क्योंकि मैं धूमवाला में आए थे, देहरादून के धूमवाला में गुरु राम राय दरबार या झंडा दरबार की स्थापना की। आप लोगों से पूछ ले जाएगा झंडा दरबार की स्थापना कहाँ की गई, देहरादून में। झंडा दरबार की स्थापना कहाँ की गई, देहरादून में की गई। कब की गई, 1699। नेक्स्ट आता है चंद्रबानी मंदिर। क्या आता, चंद्रबानी मंदिर। यदि इस मंदिर की हम बात करते हैं तो देहरादून में लगभग, देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर, देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की क्या दूरी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर महर्षि गौतम अपनी पुत्री अंजनी व पत्नी के साथ में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर निवास किया था। चंद्रबानी मंदिर के निकट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका TCS में भी, और आप लोगों के ग्रुप सी के जो एग्जाम्स है उनमें भी। चंद्रबानी मंदिर के निकट ये पूछ लिया जाएगा कौन सा कुंड स्थित है, तो ये गौतम कुंड स्थित है। चंद्रबानी मंदिर के पास कौन सा कुंड स्थित है, तो गौतम कुंड स्थित है। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्या है, सिद्धेश्वर मंदिर। यह मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से, यह मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर मेथुरो वाला रोड पर क्या है, स्थित है। मुख्य आप लोगों को यही रखना है कि सिद्धेश्वर मंदिर यही पूछा जाता है, देहरादून में स्थित है। तो आप लोगों को मंदिर ध्यान रखने कौन सा कहाँ, जैसे चंद्रबानी मंदिर पूछेगा तो देहरादून में पूछा जाएगा, सिद्धेश्वर मंदिर पूछा जाएगा तो कहाँ पूछा जाएगा, देहरादून में। तो आपको मुख्य चीजें याद रखनी है कि है कहाँ। नेक्स्ट आता हमारा बुद्धा टेम्पल। यदि हम बुद्धा टेम्पल की बात करते हैं तो ये देहरादून के कलेवन टाउन में स्थित है और लगभग देहरादून से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप देहरादून कभी घूमने के लिए गए तो बुद्धा टेम्पल जरूर जाना, क्योंकि बुद्धा टेम्पल जाकर आपको एक असीम शांति से मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना भगवान बुद्ध की लगभग 103 फीट ऊंचाई की जो मूर्ति है वो लगी हुई है, और बहुत ज्यादा लोग बाग वहाँ से ना शांत, मतलब बहुत शांति रहती है। जो वहाँ पे ना बौद्ध भिक्षुक है वे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि कोई वो नहीं है, घूमने का पैसा वैसा कुछ नहीं ले जाता, आप घूम का हो और देखा हो, आपको लगे आनंद आएगा। यह देहरादून के कलेमन टाउन में क्या है स्थित, और इसका जो निर्माण कार्य है 1965 में शुरू होता है। एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा बुद्धा टेम्पल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ, 1965। और किसने किया, कोचेन रिनपोछे नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। और यह जापानी वास्तुकला से प्रेरित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लोगों से पूछ ले जाएगा जो बुद्धा टेम्पल है वो किस वास्तुकला से क्या है प्रेरित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। इस बुद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में, इस बुद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में की गई। और यह बुद्ध टेम्पल की ऊंचाई 220 फीट की है, यानी कि यदि
बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई की बात करते हैं तो टोटल 220 फीट की ऊंचाई है। और इसमें लगभग भगवान बुद्ध की, मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध की 103 फीट की जो प्रतिमा वो लगी हुई है। आप लोग जरूर घूमने के लिए जाना बुद्धा टेम्पल, एक असीम शांति मिलेगी उनको। नेक्स्ट आते हैं देहरादून की 4 सिद्ध। देहरादून की कितने सिद्ध? 4 सिद्ध। पहला लक्ष्मण सिद्ध। पहला क्या? लक्ष्मण सिद्ध। यदि हम लक्ष्मण सिद्ध की बात करते हैं तो देहरादून से 5 किलोमीटर जंगल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जंगल में स्थित है। एक बार फिर से, जो लक्ष्मण सिद्ध है देहरादून से 5 किलोमीटर, यानी कि सभी के सब जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरिया में है देहरादून में। आपको बस ध्यान रखना, यदि पूछ लिया जाए देहरादून के अंदर कितनी सिद्ध है तो 4 सिद्ध है, जिनमें लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और माणक सिद्ध और मांडव सिद्ध, ये 4 सिद्ध है। नेक्स्ट आता है देहरादून जिले के प्रसिद्ध मेले। जो प्रसिद्ध मेले है देहरादून में जो लगते हैं, सबसे पहले झंडा मेला। झंडा मेला, क्योंकि जो गुरु राम राय 1976 में कहा थे भाई देहरादून, ये हमने कई बार पढ़ लिया वैसे भी। गुरु राम राय देहरादून में 1976 में आते हैं, ठीक है, और धूमवाला में आते हैं, वहीं पे क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं। और 1699 में क्या करते हैं? झंडा दरबार की स्थापना। गुरु राम राय झंडा दरबार की क्या करते हैं? 1699 में स्थापना करते हैं। और इनके जन्मदिन पर होली के 5वें दिन यहाँ पर मेला लगता, झंडा मेला लगता है, और ये 15 दिन तक चलता है लगभग। यह मेला गुरु राम राय के जन्मदिन पर क्या होता है? शुरू किया गया था, जो लगभग होली के 5वें दिन बाद आयोजित होता है, यानी कि 5वें दिन लग जाता है और 15 दिन तक चलता रहता है। इस मेले में पंजाब के कहीं भक्त आते हैं, यानी कि पंजाब से भी, क्योंकि जो गुरु राम राय में कहाँ से आए थे? पंजाब से आए थे, इसलिए पंजाब से कुछ भक्त आते हैं देहरादून आते हैं घूमने के लिए, जिन्हें संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं भक्तों को। नेक्स्ट आता हमारा नुनाई मेला। यदि हम नुनाई मेले की बात करते हैं तो जौनसारी जनजाति मनाती है। देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में से जौनसारी जनजाति बड़े उत्साह के साथ मनाती है, और इस पशुपालकों का मेला भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मेला भेड़ बकरी चराने वालों के नाम से मनाया जाता है। जो भेड़ बकरी क्या करते हैं? चराते हैं, उनके नाम से मनाया जाता है, इसलिए से पशुपालकों का प्रमुख उत्सव बोलते हैं। और यह जौनसार भाबर क्षेत्र में, यह देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण मास, जो श्रावण होता है उसकी जो मास होती है उसमें, यानी कि श्रावण का जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? श्रावण के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है बीसू मेला। नेक्स्ट क्या आता है? बीसू मेला। यदि हम बीसू मेले की बात करते हैं तो इसे भी जौनसारी जनजाति बनाती है। कौन बनाती है? जौनसारी जनजाति बनाती है। देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? चावल से बने पापड़ बनाए जाते हैं। एक बार फिर से, इस दिन क्या होता है? चावल से बने पापड़ बनाए जाते हैं, जिन्हें लाडू साकुली कहा जाता है। तो यह मेला जौनसार भाबर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। इस दिन क्या बनाए जाते हैं? चावल से बने पापड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। फिर आता है टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर मेला हमने अभी पढ़ा है, यह देहरादून में शिवरात्रि के दिन लगता है। फिर आता है जोखोली मेला। यह मेला जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाया जाता है संक्रांति को। कब मनाया जाता है? संक्रांति वाले दिन लगता है। फिर आता है गिनियात मेला। आप लोगों से सबसे ज्यादा बस यही याद रखना कि जो मेला है कहाँ मनाया जाएगा। आप लोगों से ये पूछा जाएगा जोखोली मेला कहाँ लगता है, बस इतना पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना देहरादून। क्या याद रखना है? देहरादून। गिनियात मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना देहरादून। तो बस इतना याद रखना, गिनियात मेला देहरादून में लगता है जौनसार भाबर क्षेत्र में। भद्रराज मेला कहाँ लगता है? देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट वीर केसरी मेला सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में थे। जो वीर केसरी थे ये सुभाष चंद्र बोस जो फौज तैयार करते हैं 1839 में, आजाद हिंद फौज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये उसमें भर्ती हो जाते हैं, और जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार क्या दे देती है? फांसी दे देती है। एक बार फिर से 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार क्या दे देती है ना? फांसी दे देती है। इसलिए 3 मई को ही कब मनाया जाता है मेला? 3 मई को वीर केसरी मेला लगता है, ठीक है। 3 मई को क्या लगता है? वीर केसरी मेला। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।